अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 मैथ और इसके चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो करेक्ट आंसर दिया गया है उसको हमने टिक करना है। ओके, तो पार्ट 1 है अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली इज कॉल्ड, यानी वो नंबर जो डिवाइड होने वाले नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करे तो वो कौन सा नंबर कहलाता है? फैक्टर्स। ओके, तो इसमें तो इन ऑप्शन में जो हमारे पास फैक्टर्स दिया गया है ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि किसी नंबर के फैक्टर्स ही वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करते हैं। ओके, अब आगे पार्ट 2 को देखें। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एक्सेप्ट, तो 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है सिवाय, तो इसका ऑप्शन होगा जो ये वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, सी इटसेल्फ, यानी कि 0 हर एक नंबर का मल्टीपल है लेकिन ये अपने आप का मल्टीपल नहीं है। ओके, अब आगे पार्ट 3 को देखें। एनी गिवन नंबर इज इवन इफ द डिजिट ऑन इट्स वंस प्लेस इज मल्टीपल ऑफ, यानी कोई भी दिया गया नंबर इवन नंबर होता है अगर उसके वंस की प्लेस पर यानी उसका जो लास्ट डिजिट है वो मल्टीपल हो किसका? 2 का, यानी हर एक नंबर इवन नंबर होता है अगर उसका जो आखिरी डिजिट होता है वो 2 पर डिवाइड होता हो यानी 2 का मल्टीपल हो, तो इसका ऑप्शन ये जो 2 है ये वाला करेक्ट है, तो हम इसको टिक करेंगे। ओके, अब आगे पार्ट 4 को देखें। Any given number is an odd number if the digit on its one place is not the multiple of 2, तो इसका भी जो पार्ट 2 है ये करेक्ट है। ओके, यानी हर एक दिया गया नंबर ओड नंबर होता है अगर उसकी वंस की प्लेस पर जो नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल ना हो। तो अब हम पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। A composite number can always be expressed as a dash of 2 primes, तो कंपोजिट आपको पता है कि कौन सा नंबर होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो इसमें यही कहा गया है कि किसी कंपोजिट नंबर को हम ज़ाहिर कर सकते हैं किस सूरत में? डैश ऑफ 2 प्राइम्स, तो इसका ये जो हमारे पास सी पार्ट है ना सम, इसको हम करेक्ट करेंगे, इसको हम टिक करेंगे, यानी किसी दो जो प्राइम नंबर्स को हम आपस में ऐड करें जो हमारे पास उनका सम आएगा ना तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा। ओके, तो अभी पार्ट 6 को देखें। अ नंबर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट इज, तो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है? तो वो होता है 1, क्योंकि 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो कि ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, अब आगे पार्ट 7 को देखें। तो पार्ट 7 है द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी किसी दिए गए नंबर के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं और उन फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? जो दिया गया नंबर होगा यानी जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड किए हैं उसके इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर ये जो सी पार्ट है गिवन नंबर, इसको हम टिक करेंगे। अब आगे पार्ट 8 को देखें। इन 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें पहला ऑप्शन ए पार्ट है 4 इज बेस एंड 5 इज पावर, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 4 बेस है और 5 पावर है, तो ये गलत है, ये नहीं है। अब आगे देखें 5 एंड 4 आर बेसिस, कि 5 और 4 दोनों बेसिस हैं, ये भी गलत है। 4 एंड 5 आर पावर्स, यानी कि 5 और 4 दोनों पावर्स हैं, ये भी गलत है। अब डी को देखें 5 इज बेस एंड 4 इज पावर, तो ये करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इसमें जो 5 है ये बेस है और 4 इज पावर, 4 पावर है। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट 4 है डी पार्ट है ये करेक्ट है। अब आगे पार्ट 9 को देखें। अ नंबर विच डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड, यानी ऐसा एक नंबर जो दिए गए तमाम नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो कौन सा नंबर कहलाता है? HCF। ओके, तो HCF ही हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करता है। अब आगे पार्ट 10 को देखें जो एक हमारे पास लास्ट पार्ट है। अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स इज कॉल्ड, तो एक ऐसा नंबर जिस पर दिए गए तमाम नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन सा नंबर होता है? LCM। ओके, तो इसमें हमारे पास जो LCM है इसको हम टिक करेंगे, क्योंकि LCM ही एक ऐसा नंबर होता है जिस पर दिए गए तमाम नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फैक्टर्स एंड गिवन एन एग्जाम्पल, तो फैक्टर्स के बारे में हमने बताना है कि फैक्टर्स क्या होते हैं और एक एग्जांपल भी हमने देनी है। तो फैक्टर की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 1 पर मिल जाएगी। ओके, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, तो फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइड होने वाले नंबर को कंप्लीटली तौर पर डिवाइड करता है और कोई रिमाइंडर भी बाकी नहीं बचता। ओके,
आप दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि किसी नंबर पर जो जो टेबल रीड होता है वो टेबल उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 10। अब 10 पर कौन कौन सा टेबल रीड हो सकता है? ओके, एक 1 का, एक 2 का भी रीड हो सकता है, 5 का भी रीड हो सकता है और 10 का भी रीड हो सकता है। ओके, तो ये हमारे पास वो नंबर है जिन पर 10 कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो सकता है। तो इस तरह के जो नंबर हैं वो 10 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है डिफाइन मल्टीपल्स एंड गिवन एन एग्जांपल। तो मल्टीपल्स को हमने डिफाइन करना है और साथ में एक एग्जांपल भी देनी है। तो किसी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी नंबर का आप टेबल रीड करते जाएं तो आपको मल्टीपल्स हासिल होता जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 5। ओके, अब 5 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या होंगे? अगर आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाता है, तो ये भी 5 का मल्टीपल है। अगर आप 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है ना, और 5 3 टाइम 15। तो जिस तरह हमारे पास आगे ये नंबर आते जाएंगे, ये हमारे पास 5 के मल्टीपल्स आते जाएंगे। ओके, यानी सिंपली हमने वो जो हमारे पास नंबर होगा उसका हम टेबल रीड करते जाएंगे तो हमारे पास उसके मल्टीपल्स आते जाएंगे इस तरह। अब आगे हम पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 3 में है व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। अब आगे पार्ट 4 को देखें, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब आगे पार्ट 5 को देखें, व्हाट डू यू नो अबाउट इंडेक्स नोटेशन। तो इंडेक्स नोटेशन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो किसी सिंपल फॉर्म को पावर की फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फॉर्म है 3 × 3 × 2 × 2। अब इसको हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिखेंगे, यानी इसको पावर की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास 3 2 टाइम आया है तो 3 को हम एक दफा लिखकर ऊपर हम 2 लिख देंगे। ओके, तो इसका मतलब होगा 3 की पावर 2। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है ये हमारे पास 2 टाइम लिखा हुआ है और सब मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अभी आ गया हमारे पास 2 2, तो 2 हमारे पास 2 टाइम आया तो एक दफा हम 2 को लिखकर ऊपर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2। तो इस तरह सिंपल फॉर्म को पावर की फॉर्म में लिखने को इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। अब आगे हमारे पास पार्ट 6 है डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने डिफाइन करना है। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर पर जो हम टेबल रीड मतलब करते जाते हैं, जिस तरह आपने सीखा भी हुआ है। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 28। अब 28 पर 2 का टेबल सबसे छोटा रीड हो सकता है ना 2, तो 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8। इस तरह 14 पर फिर हम 2 का टेबल रीड कर सकते हैं, 2 7 टाइम 14। अब 7 पर 7 का टेबल ही रीड होगा 1 टाइम। इस तरह जो हमारे पास अमल होता है उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ओके, अब आगे हमारे पास पार्ट 7 है डिफाइन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने HCF को डिफाइन करना है। तो HCF की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 9 पर मिल जाएगी। HCF of 2 or more numbers is a greatest or highest number which divides all the given numbers। तो HCF 2 या 2 से ज्यादा दिए गए नंबर्स का वो ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट नंबर होता है जिस पर दिए गए तमाम नंबर्स कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाते हैं। तो ऐसे नंबर को हम HCF कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 8 है डिफाइन LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर पर कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाता है। तो उस छोटे से छोटे नंबर को हम LCM कहते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फॉर एन एडमिशन टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ग्रेड 6, ग्रेड 7 एंड ग्रेड 8 आर 60, 84 एंड 108। तो एक एडमिशन टेस्ट के लिए जो ग्रेड 6 के पार्टिसिपेंट हैं वो हैं 60, ग्रेड 7 के हैं 84 और ग्रेड 8 के हैं 108। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु कैन सिट इन अ रो। तो उन्होंने इन पार्टिसिपेंट्स को रोज में बिठाना है। तो एक रो में ज्यादा से ज्यादा कितने पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 60, 84 और 108 का हम HCF फाइंड करेंगे। तो वही जो HCF होगा
वही हमारे पास पार्टिसिपेंट की ज्यादा से ज्यादा तादाद होगी जो एक रो में बैठ सकती है। तो चलिए हम इन तीनों का HCF फाइंड कर लेते हैं। तो हमने किन नंबर्स का HCF फाइंड करना है? 60, 84 एंड 108। तो हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इनका HCF फाइंड कर लेंगे। ओके, तो ये दो बड़ी वैल्यू है, तो पहले हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। तो 108 बड़ा है तो इसको हम अंदर लिखेंगे और 84 को आउटसाइड पे। अब 84 को हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। अब 108 से माइनस करें 84 तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा 24। अब हमने क्या करना है कि इस 84 को हमने आगे लेकर आना है इधर। अब 24 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 72। अब 84 से माइनस करें 72 तो रिमेनिंग हमारे पास रहेगा 12। अब 24 से तो 12 छोटा हो गया, तो अब हमने क्या करना है कि 24 को हमने आगे लेकर आना है। तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 24 आ जाएगा। ओके, तो 0 रिमेनिंग रह गया। हमारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है? 12। अब इस 12 को हम 60 के साथ हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 60 बड़ा है ना, तो 60 को हम अंदर लिखेंगे और 12 को हम आउटसाइड पे। तो 12 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाता है। ओके, तो 60 से 60 माइनस करें, रिमेनिंग रह गया 0। तुम्हारे पास लास्ट डिवाइजर क्या आ रहा है? 12। तो यही जो 12 है ये इन तीनों का HCF है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 इज इक्वल टू 12। तो 12 भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट की तादाद है जो एक रो में बैठ सकती है। ओके, तो यहां पर हम लिख लेंगे देयर आर 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who can sit in a row। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3 लोकल टैक्सीज A, B एंड C अराइव एट अ स्टॉप। तो 3 लोकल टैक्सीज जिसे नाम दिया गया है A, B, C वो रोजाना एक स्टॉप पर आती हैं। टैक्सी A अराइव्स एट द स्टॉप एवरी 20 मिनट्स, टैक्सी B अराइव्स एवरी 30 मिनट्स एंड टैक्सी C अराइव्स एवरी 40 मिनट्स। तो टैक्सी A जो है वो हर 20 मिनट्स के बाद आती है और जो टैक्सी B है वो हर 30 मिनट्स के बाद वहां पर पहुंचती है और जो टैक्सी C है वो हर 40 मिनट्स के बाद वहां पर पहुंचती है। All 3 taxis arrive at the stop at 10:30 AM all together। तो तीनों गाड़ियां 10:30 पर इकट्ठी उस स्टॉप पर पहुंची। At what time will the 3 taxis arrive at the stop again? तो दोबारा वो किस वक्त उस स्टॉप पर इकट्ठी पहुंचेंगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 20, 30 और 40 का हम LCM फाइंड करेंगे। तो चलिए इनका हम LCM फाइंड कर लेते हैं। तो हमने किसका LCM फाइंड करना है? 20, 30 और 40 का। तो हम डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इनका LCM फाइंड कर लेंगे। ओके, तो इन तीनों को हम इकट्ठा लिखेंगे। तो 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 10 टाइम 20 और 2 15 टाइम 30 और 2 20 टाइम 40। अब फिर इन दोनों पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 5 टाइम 10 और 15 को हम ऐसा कैसे लिखेंगे और 2 10 टाइम 20। अब फिर 10 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है, तो 2 5 पर रीड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही लिखेंगे। 15 को भी ऐसा कैसे लिखेंगे? 2 5 टाइम 10। अब 15 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है, तो हम 3 का रीड करेंगे, तो 3 5 टाइम 15 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 का टेबल रीड होगा 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। अब हम LCM फाइंड कर सकेंगे। तो ये जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 3 टाइम 24, 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 120। तो ये हमारे पास LCM आ रहा है। तो ये LCM हमने किसका फाइंड किया है? 20, 30, 40 और ये मिनट्स में है। ठीक है, तो इसके साथ भी हम लगाएंगे मिनट्स। अब हम ये जो 120 मिनट्स आए हैं इसको हम घंटों में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यानी हार में।
तो एक आवर जो होता है यानी कि 1 घंटा वो किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के। तो इसलिए 120 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 120 को डिवाइड कर देंगे 60 पर, तो ये आवर में चेंज हो जाएगा। ओके, तो चलिए 120 को आप डिवाइड करें 60 पर, तो 60 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 से माइनस करें 120 तो 0 रिमेनिंग रह गया। ओके, तुम्हारे पास क्या आ रहा है 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 आवर्स। तो 2 आवर्स के बाद यानी 2 घंटों के बाद दोबारा वो उसी स्टॉप पर इकट्ठी पहुंचेंगी। तो वो फर्स्ट टाइम कितने बजे आई थी इकट्ठी, वो जो टाइम था हमारे पास 10:30 पर। ओके, तो अब हम ये 2 आवर्स में उसमें ऐड कर देंगे तो फिर हमारे पास क्या टाइम बन जाएगा 12:30 पर। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे ऑल 3 टैक्सीज विल अराइव at stop at 12:30 PM अगेन, यानी वो तीनों टैक्सीज दोबारा जब उस स्टॉप पर पहुंचेगी तो फिर क्या टाइम होगा 12:30 पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 60 लीव्स 3 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमने एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जिसको अगर हम 24 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एज अ रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और इसी तरह अगर हम उस नंबर को 36 पर डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 3 आना चाहिए, और इसी तरह अगर हम उसी नंबर को हम 60 पर डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 24, 36 और 60 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन पर कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाता है। मगर जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो उस वक्त हम उसमें 3 ऐड कर देंगे, और जिस एलसीएम में अगर हम 3 ऐड कर देंगे उस एलसीएम को अगर हम इन तीनों पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एज ए रिमाइंडर 3 आता जाएगा। ओके, तो चलिए हम पहले इनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए हम इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 24, 36 और 60 का। ओके, तो इन तीनों को हम इकट्ठा लिख लेंगे, डिवीजन मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो 2 का टेबल रीड होगा तो 2 12 टाइम 24 और 2 18 टाइम 36 और 2 30 टाइम 60। अब फिर इन पर 2 का टेबल रीड हो सकेगा तो 2 6 टाइम 12 और 2 9 टाइम 18 और 2 15 टाइम 30। अब देखिए 6 पर फिर 2 का टेबल रीड हो सकेगा तो 2 3 टाइम 6 और 9 पर रीड नहीं होता है, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, और 15 को भी हम ऐसा कैसे ही लिख देंगे। ओके, अब 3 का टेबल रीड हो सकेगा 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम 9 और 3 5 टाइम 15। अब फिर 3 पर 3 का टेबल रीड हो सकता है तो 1 को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे 3 1 टाइम 3 और 5 पर रीड नहीं होता तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 है तो 5 पर 5 का टेबल ही रीड होगा 5 1 टाइम 5। अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे, तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या क्या है 2 2 2 3 3 5। तो चलिए इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 3 टाइम 24 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 72। 72 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 360। ओके, तुम्हारे पास एलसीएम क्या आ रहा है 360। अच्छा, तो ये तुम्हारे पास एलसीएम है, तो ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इन तीनों पर डिवाइड करते हैं तुम्हारे पास रिमाइंडर 0 आता है। लेकिन हमने कौन सा नंबर ऐसा फाइंड करना है कि जिसको अगर हम इन तीनों पर डिवाइड करें तुम्हारे पास 3 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 360 में हम ऐड कर देंगे 3। तो चलिए अगर इसमें हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 363। अब ये 363 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम 24 पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 3। इसी तरह इसी नंबर को अगर हम 36 पर डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 3। और इसी तरह इसी नंबर को अगर हम 60 पर डिवाइड करते हैं तो फिर भी हमारे पास रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ओके,
तो यही 363 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इन तीनों पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 3 बचता है। तो लिहाजा हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, 363। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 3 bells tool at regular interval of 10 minutes, 20 minutes and 30 minutes respectively। तो 3 घंटियां हैं जिनमें से एक घंटी हर 10 मिनट्स के बाद बजती है और दूसरी घंटी जो है वो 20 मिनट्स के बाद बजती है और जो तीसरी घंटी है वो हर 30 मिनट्स के बाद बजती है। If they tool all together at 12 noon, at what time will they next tool together? अगर फर्ज करें कि तीनों घंटियां दोपहर 12 बजे इकट्ठी बजती हैं तो अगला टाइम कब आएगा जब वो तीनों फिर इकट्ठी बजेंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 10, 20 और 30 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो चलिए इनका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने किस किस नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, 10, 20 और 30 का। ओके, तो सबसे पहले 2 का टेबल रीड होगा तो 2 5 टाइम 10 और 2 10 टाइम 20 और 2 15 टाइम 30। अब फिर 10 पर 2 का टेबल रीड हो सकता है तो 5 को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे, 2 5 टाइम 10। 15 पर रीड नहीं होगा तो इसको हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर 3 का टेबल रीड होगा 15 पर, तो 5 को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे और 3 5 टाइम 15। अब 5 का टेबल रीड होगा 5 1 टाइम 5, 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5। अब हम एलसीएम फाइंड कर सकेंगे। तो ये जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 टाइम 4, 4 3 टाइम 12, 12 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 60। तो ये मिनट्स में थे ना जिनका हमने एलसीएम फाइंड किया है, तो ये भी मिनट्स में आ जाएगा, यानी 60 मिनट्स। तो वो तीनों घंटियां जब इकट्ठी बजेंगी तो वो 60 मिनट्स के बाद बजेंगी। अगर हम इसको आवर में यानी घंटे में चेंज करते हैं तो हमारे पास 1 घंटा बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आवर, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा बनता है ना, तो इसलिए हमने इनको लिख दिया 1 आवर। और वो फर्स्ट टाइम इकट्ठी कब बजी थी, 12 नून। ओके, यानी कि दोपहर के जो 12 बजे होते हैं ना उस टाइम ये इकट्ठी बजे थी। अब जब दोबारा वो इकट्ठी बजेंगी तो 1 घंटे के बाद वो टाइम आएगा। तो वो कब आएगा टाइम, यानी अब ये शुरू में ये 12 बजे ये बजी थी ना, तो जब दोबारा इकट्ठी बजेंगी तो 1 घंटा ऊपर हो जाएगा, यानी 1 का टाइम हो जाएगा। ओके, यानी कि 1:00 PM। ओके, यानी वो तीनों घंटियां जब इकट्ठी बजेंगी तो उस वक्त क्या टाइम होगा, 1 PM। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।